हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आर यू वेल, आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का जो गोल है एसएससी जेई 2023, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उसी को लेकर के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि जान पाएँ कि जो हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या उनको हम टैकल कर पा रहे हैं, क्या उनको हम कर पा रहे हैं। आप ए टू जेड कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, पर सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपका एक सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट का एक टॉपिक हुआ है, आप उस टॉपिक को देखिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि आप उसको सब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये जो टीचर है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, पर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप खुद देखो ये चीज़ें, क्योंकि इतने कंपटीशन के समय आप अगर अपने आप को सजग नहीं रहोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर हो। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमारी 10वीं क्लास है, इससे पहले हम 9 क्लास कर रखी हैं और हम टारगेट हमारा है कि 2004 मतलब कि 2004 से लेकर के 2023 तक अब तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनको सबको हम डिस्कस करें। तो आपकी ये टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी है, जिसमें हम लोग सी पेज और आज बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन के। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अभी जो नए अपडेट हुए हैं, जैसे कि जो अब 22 में हुआ एग्जाम आपका नवंबर में, उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। पर अभी हमारे पास 2004 से लेकर 2021-22 तक के जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक प्रकार से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से। देखो, आपको हमसे भी अच्छे बहुत से लोग पढ़ाने वाले हैं, पर आपको ये हम आपको समझ लो एक गाइड दे रहे हैं, एक लाइन बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। होता क्या है कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप एक भाई के तरीके से समझ के क्लास करिए कि मतलब ज़्यादा कोई वो मत, कोई भी अगर आपको जिम्मेदारी, कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड द वाइड रेशियो इज ई, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एट। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को जिन्होंने जी से कहा है और वाइड रेशियो उन्होंने ई से कहा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आपका आई होता है आपको पता है ये होता है गामा सम्मत डिवाइड बाई गामा डब्लू। अब गामा सम्मत आपको पता है ये होता है आपका क्या, जी माइनस 1 इंटू ओमेगा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, और आपका ये गामा डब्लू। तो ये से ये कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बचता क्या है आपका जो आई जो निकल के आता है वो होता है जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ जब ई इक्वल टू हम लोग रखते हैं एन अपान 1 माइनस एन, तो ये निकल के आता है जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन। तो ये दो फार्मूला होते हैं, एक ये भी होता है आपका ये भी होता है, दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ई निकल के आता है, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कि जो एन वाला पोरोसिटी वाला ऑप्शन है ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो जी माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस ई देखने को मिला ये आपका होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखते चलो कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, सीपेज आपका सीपेज थ्रो सॉइल का टॉपिक है, उसमें से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। आप अगर इस चैप्टर को सॉइल में के साथ पढ़ रखे होगे, अगर इसको पढ़े होगे, आपको ये फार्मूला वहाँ देखने को मिला होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको नोट कर लीजिए अपने उस फार्मूले में, अपने उस नोट्स बुक्स में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वाइड रेशियो। अब देखो क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, बस अगली बार 2007 में क्वेश्चन जब पूछा तो उसने फार्मूला पूछ लिया, अब वहीं उसी फार्मूले पर एक कंसेप्ट दे दिया। कह रहा है कि फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वाइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा। तो अभी आपने देखा था कि जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई होता है वो आपका होता है जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई। जहाँ पे अगर हम बात करें आई जो हो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाइड रेशियो की, अगर वाइड रेशियो के मान बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कह रहा है विथ इंक्रीजिंग वाइड रेशियो, अगर हम लोग वाइड रेशियो इंक्रीज करते हैं तो क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। वही कंसेप्ट है, वही क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को घुमा दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्यों करते हो। प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि हमारा पेपर कहाँ से बन रहा है। भाई मानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न बदलाव होता है, लेकिन वो 20 से 30% ही बदलाव करता है, बाकी पैटर्न हूबहू वैसे ही रहता है। तो हमको प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है प्रीवियस ईयर करना। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा कि ये हो गया क्या, डिक्रीज आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज क्यू थ्रू ए फ्लो नेट फॉर ए आइसोटोपिक सॉइल इज गिवन बाई। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास फ्लो नेट बनता है वहाँ पे आपको ऐसे एक आपकी फ्लो लाइन होती है,
फ्लो लाइन आपको ऐसे होती है, और यहाँ से ऐसे इसको ऑर्थोगोनल पे ये मिलती हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, और इसको हम लोग कहते हैं फ्लो लाइन। तो याद रखना, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो फील्ड बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो फील्ड कहते हैं। और दो फ्लो लाइन के बीच में जो फील्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लो पाथ कहते हैं। और ये दोनों ऑर्थोगोनल मीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज निकालने का जो फार्मूला होता है Q=K/H मल्टीप्लाई NF/ND, जहाँ पे NF/ND क्या है आपका, ये आपका होता है पोटेंशियल फैक्टर। क्या होता है आपका, ये आपका होता है शेप फैक्टर, सॉरी ये होता है आपका शेप फैक्टर होता है, जहाँ पे NF को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ जो फ्लो चैनल होता है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल कहते हैं इसको, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या आपकी परमेबिलिटी होती है, आपका हाइट होता है, कितने हाइट तक आपका जो है हाइड्रोलिक हेड कितना आपका है वो आपका होता है, ठीक है। ये चीज़ बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शेप फैक्टर के बारे में, फ्लो फील्ड के बारे में, ठीक है। और जो आपका फ्लो नेट होता है क्या क्या चीज़ मेजर कर सकता है, जो फ्लो नेट आपका होता है ये आपके सीपेज के डिस्चार्ज को नाप सकता है, सीपेज के प्रेशर को नापता है, जो आपका फ्लो नेट होता है सीपेज के प्रेशर को नापता है, या फिर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर जो आपका होता है उस हाइड्रोलिक प्रेशर को भी आपको नापता है, एग्जिट ग्रेडियंट को भी नापता है, तो ये सीपेज आपका हो गया, सीपेज डिस्चार्ज हो गया, सीपेज प्रेशर हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया, एग्जिट ग्रेडियंट हो गया, एक्सेप्ट परमिएबिलिटी, या परमिएबिलिटी को मेजर नहीं करता है। तो याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन इस तरह के घुमा के पूछता है कि क्या ये आपकी परमिएबिलिटी को नाप सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल नहीं नाप सकता, बाकी इन चार चीज़ों को नापता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, K/H/NF/ND, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखो, इफ द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर अक्योर ड्यू टू सीपेज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गिवन बाई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से क्वेश्चन फिर 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I = क्या होता है, हेड लॉस डिवाइड बाई आप जिस लेंथ के ऊपर जिस ओवर लेंथ के ऊपर आपका पानी फ्लो हो रहा है। तो हेड लॉस कितने का हो रहा है, 6 मीटर का डिवाइड बाई 50, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 × 6 2 5 × 25, तो हो जाएगा 0.12 समथिंग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीपेज, अच्छा बताओ सीपेज क्या होता है, चलो बताओ सीपेज होता क्या। तो याद रखना सीपेज क्या होता है, लिख लो कि सीपेज होता क्या है। सीपेज एक प्रोसेस है, क्या है, सीपेज इज अ प्रोसेस इन which लिक्विड लीक, जैसा लोग आपका लीक कर रहा है पानी, तो वही लीक होता है, ये लीक होता है, लिक्विड लीक थ्रो ए पोरस मीडियम फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। तो याद रखना कि सीपेज एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो हमारा लिक्विड होता है वो लीक करता है थ्रू ए पोरस मीडियम, किसी भी पोरस मीडियम से जो लिक्विड लीक करता है हाई हेड टू लो हेड। सीपेज होने के लिए आपको पता है हाई हेड से लो हेड की तरफ जाता है, कभी भी लो हेड से हाई हेड नहीं जाएगा। सीपेज जब भी होगा वो हाई हेड से आपका लो हेड की तरफ जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द वाइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर सॉइल इज 0.5 and 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी। तो आपको सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी एक रिलेशन बता देता हूँ। सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, पर यहाँ पर वाइड रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले आप वाइड रेशियो की मदद से आप पोरोसिटी निकाल लीजिए। तो ये इक्वल टू क्या होता है, E/K 1 + E होता है, जहाँ पे E क्या आपका 0.5 है, डिवाइड बाई 1 + 0.5 तो हो जाएगा कितना, ये 5/15, तो 5×3 लगभग 1/3 आ जाएगा। क्या, n का मान 1/3 आ गया। डिस्चार्ज वेलोसिटी कितनी है, 6 × 10⁻⁷ है। क्या निकालना है, सीपेज वेलोसिटी निकालना है। तो भाई n ऊपर जाएगा, क्षेत्रिक 18 हो जाएगा, ये 18 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 7, 18 × 10 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आपका 7 कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक इसी में आप लोग पढ़ते हो क्विक सैंड कंडीशन। क्या होती है, एक आपकी सैंड कंडीशन होती है, क्विक सैंड कंडीशन होती है। ये आपका क्या कहते हैं, कंडीशन होती है, नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। हमने कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये आपका जो है
जो क्विक सैंड कंडीशन होती है, बहुत से लोग समझते हैं हमारे भाई लोग कि ये एक प्रकार की सैंड होती है। नहीं भाई नहीं, ये आपकी सैंड नहीं होती है ये आपके कोहेजन लेस सॉइल या फाइन सैंड के अंदर एक कंडीशन बन जाती है हाइड्रोलिक की वजह से। जब भी आपका सीपेज वर्टिकल जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है आपका जीरो हो जाता है, जो ऊपर की ओर सीपेज होता है, तो उस केस में आपका क्विक सैंड कंडीशन बनती है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सैंड। ऑप्शन ए है इट इज़ ओनली ए कंडीशन बट नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। एक प्रकार की कंडीशन है पर एक प्रकार की टाइप ऑफ सैंड नहीं है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो आपकी क्विक सैंड होती है वो एक कंडीशन है, ना कि एक सैंड है। पहली बात सही है। दूसरी बात कह रहा है इट इज़ ए कंडीशन एंड टाइप ऑफ सैंड टू, मतलब यह एक कंडीशन भी है और प्रकार के टाइप ऑफ सैंड भी है। तो यह बात बिल्कुल सरासर गलत है, तो इसको हम लोग ऐसे काट दे रहे हैं गलत। तीसरी बात पढ़ो, क्विक सैंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी। ये बात बिल्कुल अभी बात बिल्कुल सही है। क्विक सैंड कंडीशन अक्योर्स मोर कॉमनली इन कोर्स ग्रेन सॉइल। हाँ, तो वहाँ पाप है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। फाइन सैंड में होती है, कोर्स सैंड में भी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोर कॉमनली कोर्स सैंड एज कम्पेयर टू फाइन, तो बिल्कुल गलत है, वहाँ पाप है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन में देखो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 3 आर ट्रू। क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 3 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वो है अकॉर्डिंग टू टर्जागी एंड पेक द रेशियो ऑफ D15 साइज ऑफ फिल्टर मटेरियल डिवाइड बाई D85 साइज ऑफ द बेस मटेरियल, ये की वैल्यू होती है लेस देन 4 लेस देन 20। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ये कुछ नहीं, ये आपका फार्मूला बेस क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा जो आप पढ़ते हो यहाँ पे D85 प्रोटेक्टेड मटेरियल के लिए आप पढ़ते हो कि D15 डिवाइड बाई D85 जो आपका प्रोटेक्टेड मटेरियल होता है लेस देन 5 होता है उस केस में। ठीक है, और एक आप पढ़ते हो जब एडिशनल गाइडलाइन आप सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए पढ़ते हो तो होता है D15 फिल्टर डिवाइड बाई D15 प्रोटेक्टेड मटेरियल जो कि लेस देन 25 होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये लगभग 7 या 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है ये आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका 30 अक्टूबर 2020 के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया था। जो भी हमने लास्ट अभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ये क्वेश्चन जो है 30 अक्टूबर 2020 पेपर 2019 वाला पेपर हुआ था कब, 30 अक्टूबर 2020 में। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका तब आया था। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने 2020 तक और लगभग हमने जो कवर कर रहे हैं 2021 तक का कवर कर रहे हैं, जो कि आपका 22 मार्च 2022 तक आपका जो पेपर हुआ था उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। हाँ, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, एक क्वेश्चन करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम मूव करते हैं। अपना टॉपिक जो है हमारा वो है कंसोलिडेशन। तो बहुत से लोग कंसोलिडेशन से नहीं जानते हैं, समझ लीजिए कि होता क्या है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन आखिर है क्या, कौन सी बला है कंसोलिडेशन। भैया संघनन, नाम क्या है इसका, संघनन। मतलब जैसे कि आपकी कोई सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर पानी मौजूद है। सपोज आपने ये घर बना दिया और नीचे की जो फाउंडेशन आपने तैयार करा दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी फाउंडेशन है और नीचे आपकी यहाँ की सॉइल है। तो होता क्या है कि जब स्ट्रक्चर का लोड आता है तो इसके बीच में जो पानी होता है, जो सॉइल के अंदर फाउंडेशन में जो पानी सॉइल मृदा में रहता है, वो क्या है, डिसिपेट करता है। तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जब डिसिपेट करेगा तो जो सॉइल के पार्टिकल होंगे वो और पास आएंगे, और जो खाली स्थान होगा उसको भरने के लिए क्या होगा, अब तो वहाँ कुछ रहेगा नहीं। तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर थोड़ा सेटलमेंट हो जाती है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं कंसोलिडेशन के अंतर्गत। मतलब कि वाटर पार्टिकल के डिसिपेट होने की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, जो हमारे सॉइल में स्ट्रक्चर के लोड की वजह से जो हमारे सॉइल के अंदर हमको जो सेटलमेंट दिखाई पड़ता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसोलिडेशन, जो कि आपके फील्ड में इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे यहाँ से आते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अब यूनिट ही पूछ लिया है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो उसको हम लोग सबसे पहले ये सीखो, जो CB होता है वो हमारा ये होता है CB, इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, CB को कहते हैं।
अब ये टाइम फैक्टर आपने पढ़ा होगा, टाइम फैक्टर टी वी इक्वल टू होता है सी वी इंटू टी अपान डेनेस पाथ का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला ये होता है। एक आपने पढ़ा होगा के इक्वल टू एम वी इंटू सी वी इंटू ओमेगा डब्लू। तो यहाँ से आप जब के परमिबिलिटी है, एम बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है, ये आपका यूनिट डिबेट है। आप सारी वैल्यू रखो और सी बी का मान जब निकालोगे ना डायमेंशन के रूप में, तो निकल के आता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो सी बी को ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि कभी किसी का फॉर्मूला पूछ लिया, किसी का क्या पूछ लिया। अब कंपटीशन बढ़ गया है तो चीज़ें अलग हो गई हैं। ठीक है, और दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना कि जो सी बी होता है आपका, वो सी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके लिक्विड लिमिट के, और सी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स के। ये दो कंसेप्ट आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपका लिक्विड लिमिट बढ़ेगा सी बी का मान घटेगा, जैसे आपका आई मान बढ़ेगा सी मान आपका घटेगा। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। तो अब आपने अभी एक चीज़ पढ़ा था यहाँ पे, अभी हमने आपको बताया था टाइम फैक्टर टी भी इक्वल टू पढ़ा था सी भी इंटू टी अपान डेनेज पाथ स्क्वायर। ये टी क्या है, ये होता है टाइम, मतलब कि कंसोलिडेशन होने में जो आपका टाइम लग रहा है तो वो क्या है। तो आपका ये जो टी भी होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसोलिडेशन टाइम जो आपका होता है फॉर सॉइल के लिए क्या होता है। इंक्रीज विथ इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, डिक्रीज विथ इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि अभी आपने पढ़ा था टाइम फैक्टर टी भी इक्वल टू सी भी इंटू टी अपन डेज पाथ स्क्वायर। आपने एक पढ़ा था के इक्वल टू सी भी इंटू एम भी इंटू मेगा डब्लू। अगर यहाँ से सी भी का मान निकाल के यहाँ अगर रखें तो जो आपका जो फार्मूला यहाँ बन जाएगा और टी के फॉर्म में जो बनेगा वो आपका हो जाता है क्या, टी भी इंटू एम भी इंटू ओमेगा डब्लू डिवाइड बाई के इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टी आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एम भी के है, इनवर्सली मतलब कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे टी भी टाइम फैक्टर के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी के, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेनेज पाथ स्क्वायर के, टू टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके क्या है परमिबिलिटी के। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज विथ इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी। तो भाई अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी तो टी बी का मान भी बढ़ेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट। कह रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग परमिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे टी है, यहाँ परमिबिलिटी है, तो जो आपका टाइम होता है कंसोलिडेशन टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिबिलिटी की। अगर परमिबिलिटी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या हो जाएगा आपका घटेगा, टी का मान क्या होगा घटेगा। अगर टी का मान घटेगा तो डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ कहीं स्ट्रेस तो आता नहीं है, स्ट्रेस कहीं नहीं आता है, तो ये जो है स्ट्रेस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, समझ लीजिएगा, दोबारा एक बार देख लीजिए वीडियो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लैब टेस्ट का कुछ वैल्यू है। फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज कितना होता है, तो ये आपका 20 में होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ये आपका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन की रेट होती है, अब वो बताना है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑल ऑफ द। अब देखो रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है। सबसे पहले रेट ऑफ कंसोलिडेशन आपका होता है सी भी को हम लोग कहते हैं, यही आपका होता है रेट ऑफ कंसोलिडेशन या कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपका होता है, क्योंकि ये होता है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये रेट होती है। तो यह टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो सी भी का संबंध होता है वो किससे होता है, 1/k से होता है। आपने क्या पढ़ा था, के इक्वल टू सी भी इंटू एम भी इंटू मेगा डब्लू। सॉरी, सी भी का जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं किससे हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाता है। किस में जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाता है। मतलब सी भी जो है कहीं ना कहीं जाके परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है। तो अब हमको निकालना है कि परमिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो सी भी का मान बढ़ेगा। अब क्या परमिबिलिटी टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर का और परमिबिलिटी का क्या संबंध होता है। तो आपने पढ़ा था के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। अगर म्यू का मान कम होगा तो के बढ़ेगा। मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर के का मान बढ़ेगा तो सी भी का मान बढ़ेगा। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, एक कंसेप्ट बहुत ही एक समझ लीजिए कंसोलिडेशन का एक बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है। और किस प्रकार से यहाँ पे रेट ऑफ कंसोलिडेशन को संपर्क बनाया गया टेम्परेचर से, क्योंकि हमको सी भी का संबंध टेम्परेचर से नहीं पता है, पर हमने एक जो एलन हैजन इक्वेशन पढ़ी है परमेबिलिटी की, उसमें ये भी आता है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू इनटू वाइड रेशियो ये आता है, और आपका सी डी 10² ये आपका आता है। पर हमको जो संबंध है यहाँ से है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका जो ये विस्कोसिटी वाला टर्म है ये क्या होगा, लिक्विड विस्कोसिटी कम होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो के का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा परमेबिलिटी बढ़ेगी। अगर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी का संबंध किससे है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन से। अगर परमेबिलिटी बढ़ी सी भी बढ़ा, परमेबिलिटी बढ़ी सी भी बढ़ा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी बी, टाइम फैक्टर टी बी, ड्रेनेज पाथ डी एंड टाइम टी इज गिवन बाई। तो अभी हमने आपको 2 बार बताया था ये फॉर्मूला कम से कम, टी भी इक्वल टू सी बी इंटू टी अपान के ड्रेनेज पाथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ सी बी टर्म में देखोगे सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी बी इंटू डी स्क्वायर अपान के टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा भाई। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो या नहीं देखते हो क्या पता, पर जो भी लोग 1-2 लोग अगर हमारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो वॉइस वगैरह बता दिया करो कि प्रॉपर कैसे है, क्या नहीं है, क्या कमी क्या नहीं। ठीक है, ताकि मैं बाद में अपना देख ही लेता हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ कि हाँ कहीं कोई कमी तो नहीं है कंटेंट में। अब देखो, यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो यूनिट क्या होती है, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी हमने आपको कई बार बता चुका है कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपकी यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। तो अभी आपने ना पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये होता है ए बी इक्वल टू होता है डेल्टा ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा। तो डेल्टा ई को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन और डेल्टा ई आपका होगा स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेन टू स्ट्रेस आपका रेशियो होता है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ए भी होता है चेंज इन वाइड रेशियो और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इसी को हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो टाइम फैक्टर फॉर 15 डिग्री परसेंट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका यू जो है 15% है, तो आप देखो उसके लिए आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, टाइम फैक्टर निकालना है। टाइम फैक्टर टी भी का मान निकालना है। टी भी इक्वल होता है पाई/4 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर। जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका लेस देन 60% आपका होता है तब आपका ये होता है, जब आपका 60% से आपका ये कम होता है तब होता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पाई/4 यहाँ हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर आप कर दोगे तो लगभग 0.196 वैल्यू आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 0.2। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडेटर टेस्ट। तो आपने एक टेस्ट पढ़ा है कंसोलिडेटर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सॉइल सैंपल होता है उसको ओडोमीटर टेस्ट या कंसोलिडेशन टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे रखते हैं, और दोनों के बीच में आपका कन्फाइनिंग प्रेशर यहाँ पे लगाया जाता है, और यहाँ से क्या होता है कि कन्फाइनिंग प्लेट लगाई जाती है, और यहाँ पे जो सॉइल होता है इसमें जो वाटर मौजूद होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर एक तरफ इसको अवरुद्ध कर दिया जाए, मतलब बंद कर यहाँ से पानी निकलने दिया जाए, तो सॉइल का पार्टिकल यहाँ जो होगा वाटर पार्टिकल वो मूव करके ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज पाथ। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रेनेज पाथ कहते हैं। अगर मान लो इस तरफ कर दिया, अगर मान लो दोनों तरफ से फ्री ड्रेनिंग कर दिया जाए कि यहाँ से भी पानी निकलने दिया जाए, इधर से पानी निकलने दिया जाए, तो ये हो जाता है यहाँ पे इधर से निकल के जाता है, इधर से निकल के जाता है। तो लेकिन जो सेंटर भाई साहब होता है वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रेशर होता है, तो मैक्सिमम एट आपका सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वाइड रेशियो इज 0.5 अंडरगोड सेटलमेंट एंड नाउ इट फाइनल वाइड रेशियो 0.2 द थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर। तो थिकनेस निकालना है, डेल्टा एच डिवाइड बाई एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई डिवाइड बाई प्लस के ई नॉट। तो आपने देखा डेल्टा एच आपको निकालना है, टोटल थिकनेस कितनी है 10 है, और चेंज इन वाइड रेशियो आपका कितना है 0.5 माइनस 0.2 कर दीजिए,
और इनिशियल वाइड सब कितना है 1 प्लस 0.5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका डेल्टा एच डिवाइड बाई 10 बराबर 0.3, नीचे अब कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5। तो हो जाएगा डेल्टा एच बराबर 10 गुणे 0.3 डिवाइड बाई 1.5, 3 एक नाम 3 15, 5 दूनी के 10, लगभग 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ध्यान रखना। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है। पिस्टन एंड स्प्रिंग, हाँ एक बात बताना भूल गया था आपको, जो हम लोग कंसोलिडेशन टेस्ट पढ़ते हैं उसको एनर्जी को समझने के, उसके एनालॉजी को मेथड को समझने के लिए हम लोग पिस्टन एंड स्प्रिंग, आपने डिप्लोमा की बुक में पढ़ा होगा, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड होता है, जो कि किस लिए होता है, कंसोलिडेशन को चेक करने के लिए या कंसोलिडेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपको होमवर्क में करके देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ए भी पे लग जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। नहीं तो मैं कल की क्लास में इनको 4 क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आप लोग कर पाइएगा, नहीं तो मैं कल यहाँ से आपको डिस्कस कर दूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।